नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो आपके परीक्षाओं में अक्सर 1 से 2 नंबर अवश्य आएगा। निश्चय ही यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का है, यहाँ से आना है। आज हम पढ़ने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में। इससे पहले आपने मिश्र बंधु को पढ़ लिया, काल विभाजन पूरा पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ेंगे इसको रामचंद्र शुक्ल। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। वास्तव में यदि देखा जाए तो सही अर्थों में जो सही अर्थों में क्रमबद्ध इतिहास लेखन का क्रमबद्ध इतिहास लेखन यहीं से प्रारंभ होता है। रामचंद्र शुक्ल से ही प्रारंभ होता है, यहीं से प्रारंभ होता है। सही अर्थों में यही से जो है सच्चे अर्थों में इतिहास लेखन की जो परंपरा है यहीं से आरंभ होती है। हालांकि इतिहास लेखन की परंपरा और पहले ही किया जा चुका है। गार्षा काशी ग्रियर्सन ने, ये सभी लोगों ने अपने अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा तो यहीं से आरंभ होता है। यदि हम इनकी बात करें, इनके जन्म की, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को 1884 ईस्वी, ये अगोना एक गांव का नाम है। अगोना जो बस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हुआ था। और मृत्यु किया जाए कि मृत्यु की बात, मृत्यु ना कहीं, उनका निधन कहें। निधन थोड़ा सा जो बड़े साहित्यकार होते हैं, जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनको निधन कहा जाए तो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इनका निधन कब हुआ था हम यह जान लेते हैं। निधन इनका हुआ 2 फरवरी 1941 को। 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हम जान लेते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी। तो रचनाएं के बारे में हम जान लेते हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो एक तो है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। एक क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो है लिखा गया था आपका 1929 ईस्वी में लिखा गया था। और ये जो है पहली बार हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुई थी। आप इसको यह भी लिख सकते हैं कि अभी इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, इस कहानी के बारे में, इस पुस्तक के बारे में। इसलिए हम पहले रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। एक तो इनका ये हो गया। दूसरी रचना इनकी है रस मीमांसा, ठीक है। तीसरी इनकी रचना है गोस्वामी तुलसीदास। और एक और है इनकी जिसका नाम है महाकवि सूरदास। ये है
इनकी रचना। एक और है इनकी जो बहुत प्रसिद्ध हुआ है, वो है चिंतामणि। चिंतामणि, और ये जो चिंतामणि था ये 4 भाग में, कितने भाग में था? 4 भाग में आए हुए हैं। और ये जो है चिंतामणि जो है ये आपको यह भी बता दें, ये इनका निबंध है। इनका क्या है? निबंध है, ठीक है। और उसके बाद जो है इनका एक और है, ये चौथा हो गया, 5वां हो गया। छठा इनका है विश्व प्रपंच। विश्व प्रपंच ये इनकी रचना है। और इनकी यदि बात किया जाए कि काव्य संग्रह इनका है, तो काव्य संग्रह इनके लिखित है। इनके काव्य संग्रह का नाम है काव्य संग्रह। इनकी काव्य संग्रह का क्या नाम है? मधुसूदन। ये काव्य संग्रह है। और संपादन उन्होंने नगरी प्रचारी पत्रिका और एक जो है जायसी ग्रंथावली का उन्होंने किया था। संपादन जो किया था इन्होंने, एक किया था नगरी प्रचारी पत्रिका, ये नागरी प्रचारिणी नागरी सोसाइटी पत्रिका। और दूसरा इन्होंने किया था, ये जो संपादन उन्होंने किया था वो जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, ठीक है। ये इन्होंने संपादन किया था, ये इनका संपादन है। जो इनमें सबसे मोस्ट है, मोस्ट इनका ये है जो सर्वाधिक बार पूछा जाता है, दस मीमांसा। आप चाहे तो इसको ना भी याद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चिंतामणि ये 3 रचनाएं तो आपको याद ही होना चाहिए कि कौन कौन से। एक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1919 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आया हुआ था, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। एक 10 मीमांसा है ये चिंतामणि, ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट का आपको भरपूर समय दिया जा रहा है, तो जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इनकी इस पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं। आइए हम देखते हैं इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बारे में हम चलते हैं, उसमें क्या है। इनकी जो रचना है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके लेखक है। और इसके जो है सहयोगी, इस पुस्तक को लिखने में इनके सहयोगी कौन थे ये भी हम जान लेते हैं। तो सहयोगी इनके थे केदारनाथ पाठक, ये सहयोगी थे। तो ये हुए इनके सहयोगी। और इसकी भाषा क्या थी हम यह भी जान लेते हैं। भाषा तो इन्होंने लिखी थी, हिंदी भाषा में थी, क्योंकि हिंदी साहित्य का लिखा था, हिंदी भाषा। और इसमें पद्धति उन्होंने कौन सी अपनाई है? पद्धति कौन सी अपनाई है? तो पद्धति उनका है विधेयवादी। कौन सा है? विधेयवादी। इस पे हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, विधेयवादी पद्धति। ये उनकी पद्धति। इसके हम प्रकाशन वर्ष की बात करें,
प्रकाशन वर्ष की बात करें, प्रकाशन वर्ष के बारे में यदि हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। इसमें कुल कवियों का उन्होंने वर्णन कितना किया है यह भी जान लेते हैं। कुल कवि कितने संकलित हैं, तो कुल कवि के 1000 लगभग माने जाते हैं कि इसमें इन्होंने वर्णन किया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। नगरी प्रचारणी, ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, यह प्रथम बार कब और कहाँ प्रकाशित हुआ था उसको हम जान लेते हैं। यह पत्रिका ये जो है प्रकाशित हुआ था नगरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी नो कैसे लिख लेते हैं, नो नागरी प्रचारणी सभा काशी पत्रिका में, सभा काशी पत्रिका के जनवरी अंक में, जनवरी 1929 ईस्वी के अंत में जो है ये हिंदी शब्द साहित्य की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई। भूमिका के रूप में पहली बार प्रकाशित हुई और बाद में यह 1929 में एक पुस्तकाकार रूप में भी यह आया। तो आपसे यह प्रश्न बड़ा मोस्ट प्रश्न बनता है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास उनका किस रूप में प्रथम बार छपा था? वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था और किस पत्रिका में छपा था? नगरी प्रचारणी सभा काशी पत्रिका में जनवरी 1929 के अंत में प्रकाशित हुआ। ये रहा है इनका जो मोस्ट है, ये बहुत ही मोस्ट है, आप इसे याद ही रखना चाहिए और इसका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना चाहिए। रामचंद्र किस पद्धति के लेखक हैं? वो विधेयवादी पद्धति के लेखक हैं। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र ने लिखा है किस पद्धति में लिखा है? वह लिखा है विधेयवादी पद्धति में। तो यह रहा जो है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या इसके अंदर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न आपके अक्सर बनते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका पहला नंबर, पहली पॉइंट क्या है? ये विधेयवादी पद्धति में लिखा गया, विधेयवादी पद्धति में लिखा गया, विधेयवादी पद्धति में लिखा गया, पहली बात। दूसरी बात इसमें है, दूसरी बात देखते हैं प्रत्येक देश का साहित्य, इनकी जो कथन है इसका, इस पुस्तक का कथन, प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता का
जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और तो ये इनका कथन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये अक्सर आपसे प्रश्न में रिपीट करके पूछा जा रहा है, बार बार इसको पूछा जा रहा है, ये आपको याद ही होना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें क्या है, इसकी और एक महत्वपूर्ण इसमें बात क्या है, इसमें दोहरे नामकरण की परंपरा का आरंभ किया गया है। दोहरे नामकरण की परंपरा का आरंभ किया गया है। ये दोहरी नामकरण की परंपरा जो है, जैसे हम आपको बता दें, जैसे इन्होंने आदिकाल को बीरगाथा काल कर दिया। आदिकाल जो नाम था उसको इन्होंने क्या कहा, बीरगाथा काल कर दिया। बीरगाथा काल कह दिया। और बीरगाथा काल का समय जो है ये विक्रमी संवत रामचंद्र का ये बहुत पूछा जाता है, तब से तब तक का है। 1050 से 1375 माना जाता है। जो इन्होंने दोहरा नामकरण किया कि एक नाम रहता है, दूसरा नाम इन्होंने ये रख दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक में जो दोहरे नामकरण पद्धति को अपनाया, वो यही चीज थी कि इसका दूसरा नाम इन्होंने नामकरण कर दिया था। उसके बाद दूसरा है पूर्व मध्य काल को इन्होंने क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल को इन्होंने जो कहा वह है भक्ति काल कह दिया। भक्ति काल का है, और भक्ति काल जब कहा इन्होंने, तो इसका भक्ति काल का समय इन्होंने विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक माना। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, उत्तर मध्य काल कह दिया। उत्तर मध्य काल कहा जो उत्तर मध्य काल को इन्होंने रीति काल कह दिया। रीति काल कहा, और रीति काल का जो समय इन्होंने माना वह है विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक। और उसके बाद एक और कहा आधुनिक काल। और आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा, गद्य काल। और यह गद्य काल की जो समय सीमा थी, विक्रमी संवत 1900 से वर्तमान 1984 तक 1984 ये माना हुआ था। ये रामचंद्र शुक्ल ने जो दोहरे नामकरण, इसमें आपको याद करने की जरूरत क्या है, इन्होंने पुस्तक ये जो रचना किया है, ये विलेयवादी पद्धति में लिखा गया है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। वह उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो बार बार आपसे पूछा जाता है। दूसरा चीज वह इनका, इन्होंने दोहरे नामकरण की परंपरा का भी आरंभ किया है। जैसे आजकल का इन्होंने नाम कर दिया बीरगाथा काल। बीरगाथा काल का समय इन्होंने विक्रमी संवत 1050 से 1375 मान लिया। उसके बाद पूर्व मध्य काल मान लिया। पूर्व मध्य काल को उन्होंने भक्ति काल कह दिया। भक्ति काल का समय जो है 1375 से 1700 विक्रमी संवत कर दिया। उसके बाद उत्तर मध्य काल कहा। उत्तर मध्य काल का जो समय है वह
उसको रीतकाल कह दिया, और रीतकाल का जो समय उन्होंने निर्धारित किया 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। उसके बाद आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी, और गद्य काल की संज्ञा दी तो उसका समय क्या 1900 से 1984 विक्रमी संवत हुआ। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है तो यह पूछता है, बहुत अधिक पूछता है ये उनका कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कौन सी संज्ञा दी है, किस काल की संज्ञा दी है, वह गद्य काल है। इसमें और प्रश्न पूछता है कि आदि काल को भी गाथा काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इनकी यह जो है विभाजन है यह भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का साहित्य के इतिहास का जो विभाजन है वह है। उसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो है इसमें आदिकाल की गाथा काल की 12 रचनाओं के आधार पर नामकरण किया था, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट के लिए आपको भरपूर समय दिया जा रहा है। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इनमें अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है इसमें हम देखते हैं। ये देखा आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। अक्सर यहाँ से प्रश्न जो है आता है। तीसरा पॉइंट का चौथा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट, जो भी वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। चौथा पॉइंट का क्या है, चौथा पॉइंट है आदिकाल को भी गाथा काल उन्होंने नाम दिया, उन किन रचनाओं के आधार पर नाम दिया उसको हम जाने देख लेते हैं। आदिकाल को जो है वीरगाथा काल नाम, वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने प्रमुख 12 रचनाओं को आधार मानकर दिया। अब ये 12 जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं उसको हम यह देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो एक जो है इनका नंबर 1 है वह है हम्मीर रासो, हम्मीर रासो ये है इनकी एक रचना। और हम्मीर रासो के जो रचनाकार थे सारंगधर, ठीक है। दूसरी रचना जो उन्होंने आधार माना वह विजयपाल रासो माना, विजयपाल रासो को माना। और विजयपाल रासो की जो समय है, विजयपाल रासो की जो रचनाकार है वह साहब नल ऋषि, ठीक है। उसके बाद तीसरी रचना को जो आधार माना उन्होंने, तीसरी रचना का उन्होंने क्या कहा, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को माना। पृथ्वीराज रासो इसके रचनाकारों को आप जानते हैं, वह है कौन, चंद्र बरदाई ये है। उसके बाद चौथी रचना उन्होंने जो माना वह जो है परमार रासो है, परमार रासो को माना। और परमार रासो के रचनाकार जो है वह है जगनी, परमार रासो के रचनाकार जगनी है। अगला है हमने जो 5वां रचना उन्होंने अपने आधार माना, वीरगाथा काल मानने का आधार माना, वह है कौन हो गया, हम्मीर रासो हो गया, विजयपाल रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया, परमार रासो हो गया। और इसके बाद आता है बीसल देव, 5वां है बीसल देव रासो,
और विषम जो राष्ट्र के रचनाकार जो है वह है नरपति नाग। नरपत नाग है। उसके बाद एक जो और माना उन्होंने वो माना कुमार राशि। कुमार राशि माना, और कुमार राशि के रचनाकार है दलपति विजय। दलपत विजय को माना। और एक जो अगला माना है उन्होंने वह था 7वां नंबर है, वह है कीर्तिलता को माना। और कीर्तिलता के रचनाकार जो है विद्यापति, इनकी रचना को आधार माना। एक और जो अगली रचना इनकी विद्यापति की है वह है कीर्ति पताका। और यह भी रचना किसकी है? विद्यापति की है। और एक और जो आधार माना वह है पदावली। और यह भी क्या है? विद्यापति। ये हो गए 9। अच्छा, 10वां जो है उन्होंने अमीर खुसरो को ले लिया, वो खुसरो की पहेलियां को उन्होंने आधार माना। और खुसरो के पहेलियां जो है वो कौन लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा। अमीर खुसरो ने लिखा। ये अच्छा 10 हो गए। कौन कौन हो गया? अमीर लासो हो गया, विजयपाल लासो हो गया, पृथ्वीराज परमारलाल, विशलदेव कुमार, कीर्तिलता, पदावली हो गया। और उसके बाद जो पहेलिया हो गया। उसके बाद जो है जयमय जस चंद्रिका है, 11वां नंबर। जयमय जस चंद्रिका। और जयमय जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? आप देख लीजिए, वह है मधुकर कवि। और जो ब्राह्मण उन्होंने माना वह जयचंद्र प्रकाश। और जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है भट्टिलाल। ये उन्होंने इन रचनाओं को जो है इन्होंने आधार माना कि इन रचनाओं के आधार पर उन्होंने साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य का जो आदि काल था उसको वीरगाथा काल नाम दिया। और वीरगाथा काल नाम देने का उनका यही आधार हमारे का आधार उन्होंने माना। अब इसमें से कई तरह से प्रश्न बनते हैं आपके। पहला नंबर तो इन रचनाओं के पूछ दिया जाता है इसके रचनाकार विजयपाल लासो, केदार सिंह, पृथ्वीराज लासो, चंद्रदाई, परमार लासो, विशलदेव लासो, कुमार लासो, कीर्तिलता, पदावली, विद्यापति है, खुसरो की पहेलियां में खुसरो के नाम से ही पता चला है। जयमय जस चंद्रिका मधुकर कवि और जयचंद्र प्रकाश भट्टिलाल है। ये सभी बड़े ही मोस्ट हैं। इन सभी को आपको याद ही करना चाहिए। ये सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न रखा हुआ है, आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख सकते हैं। तो ये रहा रामचंद्र शुक्ल ने अपने वीरगाथा काल को किन आधारों पर कैसे वीरगाथा काल माना। दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है, इसलिए हम आपको शीघ्र ही मिलेंगे इसका दूसरा पार्ट लेकर के। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।